Good morning, students. Welcome back to your social science class. Today, we will discuss some important question answers of chapter number 16, our constitution. Our first question is cite 3 examples to prove that Indian constitution is quite dynamic. 3 उदाहरण देके बताओ कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डायनेमिक है. आंसर इज whenever the need was felt, the Indian constitution was suitably amended according to the relevant demands to achieve national goals or to eradicate certain evil practices. जब भी ज़रूरत हुई है हमारी सोसाइटी से बुराइयों को दूर करने के लिए, नेशनल गोल को प्राप्त करने के लिए, पीपल्स की डिमांड को पूरा करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सुधार किए गए हैं. जैसे इसके कुछ एग्जांपल्स हैं: एबोलिशन ऑफ प्राइवेपर्स, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स, रिजर्वेशन फॉर ओबीसीज, राइट टू इंफॉर्मेशन आर सम एग्जांपल्स. ये कुछ एग्जांपल्स हैं टू प्रूव दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ डायनेमिक, कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो डायनेमिक है. सेकंड क्वेश्चन, आइडेंटिफाई एनी 3 प्रोविजंस विच मेक द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिजिड एज वेल एज फ्लेक्सिबल. उन 3 प्रोविजंस के बारे में बताओ जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को रिजिड के साथ साथ फ्लेक्सिबल भी बनाते हैं. फर्स्ट वन इज़ Constitution is called rigid or flexible on the basis of the procedures of its amendment. किसी भी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को रिजिड और फ्लेक्सिबल उसके अमेंडमेंट के प्रोसीजर के बेस पे कहा जाता है. रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन इज़ वन विच कैन नॉट बी अमेंडेड ईजिली. रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन वो होता है जिसे ईजिली चेंज नहीं किया जा सकता. ऑन द कंट्रेरी, और इसके अपोजिट, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड ईजिली. फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन को ईजिली चेंज किया जा सकता है. इट्स 3 प्रोविजंस आर, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने के 3 प्रोसीजर हैं. फर्स्ट वन इज़ सिंपल मेजॉरिटी, सेकंड स्पेशल मेजॉरिटी एंड थर्ड इज़ स्पेशल मेजॉरिटी एंड रेटिफिकेशन. हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ज़्यादातर अमेंडमेंट्स स्पेशल मेजॉरिटी से की जाती हैं. थर्ड क्वेश्चन, इंडिया हैज़ अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. गिव 3 एग्जांपल्स टू सपोर्ट दिस स्टेटमेंट. 3 उदाहरण देके इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करो. आंसर इज़ here are the 3 examples. First one is there is a close relationship between the legislative and the executive. लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव में क्लोज रिलेशनशिप है. द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कॉन्स्टिट्यूटेड फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पार्लियामेंट के मेंबर्स में से ही चुनी जाती है. द PM enjoys real power and the president is the nominal head. हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हैं वो रियल पावर्स को एंजॉय करते हैं और जो प्रेसिडेंट हैं वो नॉमिनल हेड हैं. क्वेश्चन नंबर 4, वाई इज़ इंडियन फेडरेशन कॉल्ड क्वाइट यूनिक. इंडियन फेडरेशन को यूनिक क्यों कहा जाता है, एक्सप्लेन करें. द आंसर इज़ फर्स्ट पॉइंट, the central government, which is called a union government, is so powerful that at times it appears that India is not really a federation but a unitary state. सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसे यूनियन गवर्नमेंट भी कहा जाता है, वो इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि कई बार लगता है कि इंडिया एक फेडरेशन नहीं है बल्कि एक यूनिटरी स्टेट है. Constitution of India has several features of a federation combined with the elements of a unitary state. इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी ऐसी फीचर्स हैं जिन्हें देख के लगता है कि इंडिया यूनिटरी और फेडरेशन दोनों का ही कॉम्बिनेशन है. इंडिया कैन आल्सो be described as federation but a very strong
सेंट्रल गवर्नमेंट। इंडिया को एक फेडरेशन कहा जा सकता है जिसकी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ रिटन एंड फ्लेक्सिबल। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन भी है और फ्लेक्सिबल भी है। एंड इट डिवाइड्स पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट में पावर्स को डिवाइड करता है। फिफ्थ पॉइंट, देयर इज़ एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी विच इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेटल द डिस्प्यूट। हमारी कंट्री की जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है। जुडिशरी कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर सकती है और डिस्प्यूट्स को सेटल करती है। फिफ्थ क्वेश्चन, एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ अमेंडिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने के 3 प्रोसीजर के बारे में बताओ। फर्स्ट वन इज बाय सिंपल मेजॉरिटी। Certain provisions of the Constitution can easily be changed by passing the amendment bill by simple majority, which means the bill should be approved by a majority of members present and voting in both the houses of parliament. किसी भी बिल को पास करने के लिए उसका पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में अप्रूव होना ज़रूरी होता है। तो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में वोटिंग करवाई जाती है और जितने मेंबर वहाँ पे मौजूद होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, उनकी मेजॉरिटी को अप्रूव किया जाता है। सेकंड वन इज बाय स्पेशल मेजॉरिटी। अमेंडमेंट बिल शैल हैव टू बी अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। अमेंडमेंट बिल को पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से पास करवाने के साथ साथ एब्सोल्यूट मेजॉरिटी भी होनी चाहिए टोटल मेंबर्स की। और सेकंड वन, 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। जितने भी मेंबर वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं उनकी वोटिंग करवाई जाती है और उनकी भी 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए। थर्ड वन इज स्पेशल मेजॉरिटी एंड रेटिफिकेशन। आफ्टर द बिल इज़ पास्ड बाय स्पेशल मेजॉरिटी, जब बिल को स्पेशल मेजॉरिटी से पास कर लिया जाता है उसके बाद दोनों हाउसेस में, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में मेजॉरिटी के साथ अप्रूव होने के बाद इस बिल को लेजिस्लेचर के जो मेंबर्स होते हैं उनके द्वारा अप्रूव होना भी ज़रूरी होता है। इट मे बी अप्रूव्ड बाय द लेजिस्लेचर एट लीस्ट हाफ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द स्टेट। कम से कम जितने भी टोटल नंबर ऑफ स्टेट हैं उनमें से हाफ स्टेट के लेजिस्लेचर्स के द्वारा उस बिल का पास होना ज़रूरी होता है। These were the question answers of part D, chapter number 16, our constitution.